हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास 9th के साइंस के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सबसे पहले अपनी प्रीवियस वीडियो के टॉपिक्स कि हमने उस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे। तो दोस्तों, ये रहे टॉपिक्स जो हमने उसमें कवर किए थे। फर्स्ट वन इज सेल, देन डिस्कवरी ऑफ सेल, types of organisms, shape and size of the cell, structure of a cell, plasma membrane, hypertonic solution, isotonic solution, hypertonic solution and endocytosis। तो दोस्तों, हमने ये सारे टॉपिक्स अपने पार्ट 1 में कवर किए थे। तो चलिए दोस्तों, अब आज के अपने टॉपिक्स देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। सो हियर आर द टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज सेल वॉल, नेक्स्ट इज प्लाज्मोलाइसिस, थर्ड वन इज न्यूक्लियस, next is structure of the nucleus, next role of chromosomes, next chromatin, next one is nucleoid, next is prokaryotes and eukaryotes and next is cytoplasm and last one is functions of cytoplasm। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की ओर, विच इज सेल वॉल। सो गाइस, सेल वॉल इज द रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गाइस, जो सेल वॉल होती है वो रिजिड आउटर कवरिंग होती है सेल की। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। गाइस, आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था पार्ट 1 में। अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पता तो आप पहले जाके इस वीडियो का पार्ट 1 देखें, तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता चल जाएगा। और गाइस, उसके बाद हम देखेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग होती है, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन उसके बाहर होती है सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। गाइस, जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, मींस वो प्लांट सेल में पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं होती। अगर हम इसे सिंपली कहें तो मींस क्या होगा इसका कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। Next is the plant cell wall is mainly composed of cellulose, which is a complex substance and provides structural strength to the plant। गाइस, जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसकी मदद से एक जो प्लांट होता है उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है। गाइस, आपने देखा होगा कि जो एक प्लांट होता है वो एक बीज से उत्पन्न होता है, मींस एक बीज डालेंगे उसके बाद धीरे धीरे करके प्लांट ग्रो होगा, लेकिन प्लांट का कोई स्केलेटल सिस्टम तो होता नहीं है, तो उसे स्ट्रक्चर देने के लिए सेल वॉल यूज की जाती है। मींस सेल वॉल का काम ही यही होता है कि वो प्लांट को स्ट्रक्चर देती है। जो एक एनिमल होता है या फिर जो ह्यूमन बींग होते हैं उनका एक स्केलेटन सिस्टम होता है, वो धीरे धीरे उसी स्केलेटन पे ग्रो होते रहते हैं, तो इस वजह से उनको सेल वॉल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, विच इज व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। When a living plant cell is kept in the hypertonic solution, it loses water through osmosis, and the contents of the cell that are away from the cell wall will shrink or contract. This process is known as plasmolysis. गाइस, जो लिविंग सेल्स होते हैं अगर उन्हें हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो वाटर को लूज कर देंगे। मींस क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सेल के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इससे क्या होगा कि जो सेल होगा वो वाटर को लूज कर देगा ऑस्मोसिस के थ्रू, तो जो सेल के कंटेंट्स होंगे वो सेल से बाहर चले जाएंगे, तो इस वजह से सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मींस वो डिक्रीज हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा सेल। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सो गाइस, अब बात आती है कि कैन डेड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर। क्या डेड सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को? जैसे कि लिविंग सेल की हमने बात करी, तो लिविंग सेल जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन क्या डेड सेल भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? सो गाइस, नो, डेड सेल्स कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर। जो डेड सेल है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ओनली द लिविंग सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। केवल लिविंग सेल्स ही एबल होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। How plants, fungi and bacteria can survive in the hypotonic medium। गाइस, कह रहे हैं कि प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव कर लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जब वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होता है और सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो उससे क्या होगा, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से
अंदर की तरफ जाएगा, मींस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो सेल के बाहर से जो पानी होगा वो सेल के अंदर जाएगा। तो उस सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं कि उसमें प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। सो प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विदाउट बर्स्टिंग। गाइस कह रहे हैं प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में विदाउट बर्स्टिंग। चाहे कितना ही उनके अंदर पानी जाता रहे, भरता रहे, वो कितने ही फूल जाए, लेकिन वो बर्स्ट नहीं करेंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे। In hypotonic medium, the cells of the plants, fungi and bacteria take up water from the external medium by the process of osmosis. Guys, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, जो हाइपोटोनिक मीडियम होता है उसमें सेल जो होंगे प्लांट्स के, फंजाई के और बैक्टीरिया के, वो वाटर को गेन कर लेंगे, वो वाटर अपने अंदर ले लेंगे एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ osmosis. Because of the high amount of water inside the cell swells up and builds up high pressure against the cell wall. गाइस अब जब सेल जो होगा वो वाटर को गेन कर लेगा अपने अंदर, तो क्या होगा, जो सेल होगा वो स्वेल अप हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो उसकी सेल वॉल होगी वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर पहुंचेगा। द सेल वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। अब जो सेल वॉल होगी वो भी उतना ही ज्यादा प्रेशर स्वॉलन सेल की तरफ एक्सर्ट करेगी। सेल अंदर से सेल वॉल की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा और सेल वॉल बाहर की तरफ से सेल के अंदर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगी। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द एक्सटर्नल मीडियम। तो अपनी वॉल्स की वजह से गाइस क्या होगा कि जो सेल होगा वो बहुत आराम से, बहुत उसमें चेंजेस आएंगे सेल में, लेकिन वो आराम से वहां पर खड़ा रहेगा, सेल बस्ट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यूक्लियस। So guys, nucleus is the spherical or oval dot-like structure near the center of the cell. It controls all the functions performed by the cell. That's why it is also called the control center of the cell. Guys, जो nucleus होता है वो spherical means होता है गोल, और oval का means होता है अंडाकार। गाइज या तो न्यूक्लियस गोल होगा या फिर अंडाकार होगा, इसे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है ये नियर द सेंटर ऑफ द सेल, और ये सेल के सेंटर में होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस परफॉर्म बाय द सेल। जितने भी फंक्शन सेल परफॉर्म कर रहा है उन्हें कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसी वजह से जो न्यूक्लियस होता है उसको कंट्रोल सेंटर बोला जाता है सेल का। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सो द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गाइस न्यूक्लियस पर एक डबल लेयर की कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Nuclear membrane has pores which allows the transfer of materials from inside the nucleus to its outside. Guys जो nuclear membrane होता है उसमें pores होते हैं, मींस छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उनसे क्या होता है कि जो materials होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं from inside the nucleus to its outside। मतलब जो अंदर की तरफ है न्यूक्लियस के जो materials न्यूक्लियस के अंदर हैं वो उन pores के थ्रू न्यूक्लियस के बाहर चले जाते हैं। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide. Guys, nucleus के अंदर chromosomes होते हैं जो कि rod shape होते हैं और वो हमें तभी दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड होता है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अब chromosomes क्या है और उनका रोल क्या होता है chromosomes का। So here are the role of chromosomes. Chromosomes contains information for inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA. गाइज आपने देखा होगा जैसे कि कितनी बार ऐसा होता है कि जो बच्चा है वो या तो अपने पापा के जैसा लगता है या अपनी मम्मी के जैसा लगता है, उसमें के जो फीचर्स होंगे वो अपने पापा से मिलते जुलते होंगे या अपनी मम्मी से मिलते जुलते होंगे, तो वो क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। क्योंकि क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो फीचर्स होंगे पेरेंट्स के वो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन पे जाएंगे, किसकी मदद से, क्रोमोसोम्स की मदद से, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए के रूप में। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन जो कि जरूरी होती है एक सेल को बनाने के लिए और उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. Guys, chromatin जो होता है वो entangled mass, entangled का मीन्स होता है उलझा हुआ, mass of thread like structure। तो वो ऐसा लगता है जैसे कि एक थ्रेड का गुच्छा हो जो कि बिल्कुल उलझा हुआ है। जब कभी भी सेल डिवाइड होता है तब वो क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, मींस क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज न्यूक्लियोइड। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane.
सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन्ड ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। गाइस क्या कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, उसमें जो उसका न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का, वो बहुत ही ज्यादा पोअरली डिफाइंड होता है क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। अगर न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो वो पोअरली डिफाइंड होगा, एक न्यूक्लियस जो होगा उसकी सही शेप नहीं आ पाएगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो पोअरली डिफाइंड होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन्ड ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। अब वो जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होगा उसमें केवल न्यूक्लिक एसिड होगा जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो गाइस द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट्स। इसका सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उनको बोलते हैं हम प्रोकैरियोट्स। एंड यूकैरियोट्स में ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मींस जो सेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखते हैं उनको बोलते हैं हम यूकैरियोट्स, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम यूकैरियोट्स। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोट का सेकंड पॉइंट देखते हैं, दे अंडरगोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, दे अंडरगोज बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं। थर्ड पॉइंट इज देयर इज ओनली वन क्रोमोसोम। यहां पर प्रोकैरियोट्स में केवल एक क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोट्स में देयर आर मल्टीपल क्रोमोसोम्स, यहां पर मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। फोर्थ इज दे आर जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। गाइस जो प्रोकैरियोट्स होंगे वो ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन यूकैरियोट्स कैसे होंगे, दे आर जनरली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट इनसाइड द सेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज जो होंगी वो सेल में नहीं होंगी, मींस प्रोकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं वो नहीं होती, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या कह रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज होंगी वो सेल के अंदर पाई जाएंगी। गाइस प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल देखते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा, और यूकैरियोट्स के एग्जांपल्स हो गए प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, विच इज साइटोप्लाज्म। The cytoplasm is a fluid-like substance that make up most of the inside of a cell. गाइस जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्लूइड की तरह एक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड का मींस होता है लिक्विड, वो एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिससे कि सेल के अंदर के बहुत सारा जो पार्ट होता है वो बना होता है, मींस सेल के अंदर ज्यादातर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलिज दैट कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलिज होती हैं जो कि परफॉर्म करती हैं अलग अलग फंक्शन सेल के अंदर। गाइस जो सेल के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं वो ऑर्गेनेलिज के थ्रू करे जाते हैं, और ये ऑर्गेनेलिज हमें कहाँ पाई जाती हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हमें मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के क्या क्या फंक्शन होते हैं। साइटोप्लाज्म सपोर्ट्स एंड सस्पेंड्स द ऑर्गेनेलिज एंड सेलुलर मॉलिक्यूल्स। जो साइटोप्लाज्म होता है वो सपोर्ट करता है और सस्पेंड करता है ऑर्गेनेलिज को और सेलुलर मॉलिक्यूल्स को। जितने भी सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऑर्गेनेलिज होती हैं उनको कौन सपोर्ट करता है, साइटोप्लाज्म सपोर्ट करता है। मैनी सेलुलर प्रोसेसेस ऑल्सो अकर इन द साइटोप्लाज्म सच एज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। गाइस और भी बहुत सारे ऐसे सेलुलर प्रोसेसेस हैं जो सेल के अंदर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इट हेल्प्स टू मूव मटेरियल्स सच एज हार्मोन्स इन द सेल। ये जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें भी मूव करने में मदद करता है एक सेल के अंदर, जैसा कि हार्मोन्स। तो ये मदद करता है हार्मोन्स की सेल के अंदर मूव करने में। इट ऑल्सो डिसॉल्व्स सेलुलर वेस्ट। ये सेलुलर वेस्ट को भी डिसॉल्व करता है। आई होप गाइज आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।